गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट 58 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, सर्वाइकल कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस में शामिल हैं पाइलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, बेसिको वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, पायोमेट्रा, आलोपेरा। ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसकी जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। कुछ सेकंड का समय है, आपको अपना आंसर सोचिए और बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। अब इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जैसे पाइलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, बेसिको वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला एंड पायोमेट्रा। इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ये पाइलाइटिस क्या होता है। तो पाइलाइटिस मीन्स होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस की इन्फ्लेमेशन को पाइलाइटिस कहते हैं, और किडनी की इन्फ्लेमेशन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया के कारण होती है। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला में इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो वेजाइना का कनेक्शन यूरिनरी ब्लैडर से होने के कारण यूरिन वेजाइना के थ्रू लीक होता रहता है। इसी प्रकार से रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेक्टम और वेजाइना का कनेक्शन हो जाता है, जिससे जो स्टूल है, जो मल है, वो वेजाइना के थ्रू लीक हो सकता है। ये हमने देखा। इस प्रकार से सभी ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पाइलाइटिस क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, बेसिको वेजाइनल फिस्टुला। इसके बाद ये दिया गया पायोमेट्रा। तो पायोमेट्रा मीन्स होता है जब यूट्राइन बॉल हो उसमें यूट्राइन कैविटी में जब पस पड़ जाए तो उसको कहते हैं पायोमेट्रा। इस प्रकार से जो सर्वाइकल कॉम्प्लिकेशंस की ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये सभी हैं, पाइलाइटिस हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, बेसिको वेजाइनल फिस्टुला हो या रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला हो। इसके बारे में और भी कुछ देखते हैं जो भी तथ्य दिए गए हैं। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो महिला के गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। पाइलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रीनल पेल्विस एवं इसकी कैलिसिस का इन्फ्लामेशन पाइलाइटिस कहलाता है। पाइलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी टिपिकली ड्यू टू अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिम्टम्स मोस्ट ऑफन इंक्लूड फीवर एंड फ्लैंग। टेंडरनेस, किडनी एंड रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है। बेसिको वेजाइनल फिस्टुला इज एन एनोमलस कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना रिजल्टिंग इन कंटिन्यूअस यूरिन लीकेज थ्रू द वेजाइना। तो वेजाइना के द्वारा कंटिन्यूअस यूरिन का लीकेज होने लगता है बेसिको वेजाइनल फिस्टुला में। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, a rectovaginal fistula is a connection that should not exist between the lower part of the large intestine, the rectum or anus and the vagina. Bowel contents can leak through the fistula. तो ये जो bowel content है इसमें लीक हो सकते हैं वेजाइना के थ्रू। इसको कुछ फिगर के द्वारा भी देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये वेजाइना का एरिया है और ये रेक्टम है, ये एनस है। इसमें से देखेंगे ये जब फिस्टुला बन गया है तो यहाँ पर एक कनेक्शन हो जाता है जिसके थ्रू यहाँ पे स्टूल जा सकता है और वेजाइना के द्वारा लीक हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। पायोमेट्रा या पाइमेट्राइटिस एक गर्भाशय संक्रमण है। यह ज्यादातर जो फीमेल डॉग होते हैं उनमें ये होता है, लेकिन यह सभी में भी हो सकता है। मनुष्यों में भी, भेड़, सुअर, बिल्ली, किसी में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कुशिंग सिंड्रोम के लक्षणों में शामिल हैं वीकनेस, मून लाइक फेस, मासिक धर्म का अनुपस्थित होना जिसको कहते हैं एमेनोरिया, एंड सेंट्रीपेटल ओबेसिटी, ऑल ऑफ द एबव मेंशन्ड। अपना आंसर सोचिए, कुछ सेकंड का टाइम है आपके लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। इसमें जो कुशिंग सिंड्रोम होता है कार्टिसोल के बढ़ने के कारण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। वीकनेस, मून लाइक फेस, मासिक धर्म का अनुपस्थित होना जिसको एमेनोरिया बोलते हैं, एंड सेंट्रीपेटल ओबेसिटी कुशिंग सिंड्रोम के लक्षणों में शामिल हैं।
कुशिंग सिंड्रोम एक हार्मोनल विकार है जो कार्टिसोल के उच्च स्तर के कारण हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, तो 2 किडनी हो गई और 2 एड्रीनल ग्लैंड हो गई। एक हेल्दी कंडीशन हो गई और ये अनहेल्दी कंडीशन हो गई। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ओवर प्रोडक्शन के कारण इसका थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, तो टू मच एड्रीनलिन निकल रहा है जिसके कारण कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। और ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है जिसको कि कार्टिसोल हार्मोन भी कहते हैं, इसको टेंशन तनाव कम करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसके संबंध में जो भी देखिए फिगर है, यहाँ पे फिगर से बताया गया है। अभी इसमें जो देख सकते हैं कि ये जो भाई साहब हैं यहाँ पर, इनके हाथ पैर तो पतले हो गए हैं लेकिन इनका पेट निकल आया है, पेट मोटा हो गया है। तो ये लंबर रीजन, ये जो एब्डोमिनल रीजन होता है ये मोटा हो जाता है। तो इसमें ये शो करता है कि सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है। सेंट्रीपिटल ओबेसिटी का मतलब है जो मोटापा है वो केंद्र की तरफ यानी कि जो नाभि है उसकी तरफ बढ़ रहा है और हाथ पैर पतले होते जाएंगे। ये कुशिंग सिंड्रोम का एक लक्षण होता है। और इसमें ये मून लाइक फेस भी है। मून लाइक फेस का मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जा रहा है इनके नाक का। तो ये इसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार सबसे सामान्य पेरिटोनियल कारक है नेफ्राइटिस, प्रोटीनूरिया, एंडोमेट्रियोसिस, अपेंडिसाइटिस। देखिए इनफर्टिलिटी के लिए जो जिम्मेदार सबसे सामान्य पेरिटोनियल कारक है उसका आंसर आपको बताना है। बताइए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज है इन विच टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ग्रोज आउटसाइड द यूट्रस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो वैसे ही टिश्यू जो कि यूट्रस की लाइनिंग में पाए जाते हैं वो यूट्रस की बाहर भी ग्रो करने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं। इट कैन कॉज सीवियर पेन इन द पेल्विस, जिसके कारण जो पेल्विस रीजन है इसके कारण बहुत ही तेज दर्द होता है। एंड मेक इट हार्डर टू गेट प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस कैन स्टार्ट एट ए पर्सन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड लास्ट अंटिल मेनोपॉज। तो ये कभी भी हो सकता है, पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर के अंतिम मेंस्ट्रुअल पीरियड तक, मेनोपॉज तक, ये एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन कभी भी देखी जा सकती है। विद एंडोमेट्रियोसिस द टिश्यू कैन फाउंड ऑन द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द इंटेस्टाइन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, अब इसके जो एंडोमेट्रियोसिस है इसके सिम्टम्स भी देखते हैं यहाँ पर। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर पेन एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। इफेक्टिव ट्रीटमेंट सच एज हार्मोन्स एंड इंसिजनल सर्जरी आर अवेलेबल। तो इसमें जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो किया जाता है हार्मोनल थेरेपी और इंसिजनल सर्जरी की जाती है। अब इस पे ये जो फिगर दिया है इस फिगर के माध्यम से भी थोड़ा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ओवरी हो गई है, ये यूट्रस हो गया है, ये एंडोमेट्रियम है जो अंदर की ओर एक झिल्ली है। इसमें ये इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर एक यहाँ पर देखा जाए तो एक नया उभार बन गया है जिसको कहेंगे एंडोमेट्रियोमा, जो कि यूट्रस के बाहर हो रहा है। तो जब ये कंडीशन यूट्रस के बाहर होती है तो इसी को कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोमा। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है इस प्रकार से हम देखते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर के दौरान होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है यूरेमिया, हेमरेज, सेप्सिस, ऑल ऑफ एबव। तो सर्वाइकल कैंसर जिसको सर्विक्स का कैंसर भी बोलते हैं, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी इसको बोला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये असामान्य ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है जिसमें पैप स्मीयर के द्वारा हम लोग सैंपल लेते हैं। तो इसमें जो डेथ का प्रमुख कारण होता है ये क्या होता है, करेक्ट आंसर इसमें बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी कारण होते हैं। यूरेमिया भी है, हेमरेज भी है और सेप्सिस भी है। तो सभी कारण ये सर्वाइकल कैंसर के दौरान होने वाली डेथ के कारण होते हैं। अब इस संबंध में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। यूरेमिया,
हेमरेज एंड सेप्सिस सर्वाइकल कैंसर के दौरान होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। यूरेमिया गुर्दे की कार्य प्रणाली का एक विकार है जो तब होता है जब किडनी शरीर से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को ठीक से नहीं निकाल पाते हैं। इस स्थिति में शरीर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन की उच्च मात्रा हो जाती है। यह किडनी रोग के अंतिम चरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के गर्भपात में गर्भस्थ शिशु मर जाता है और भिन्न समय के लिए गर्भाशय के भीतर रहता है? मिस्ड एबॉर्शन, इनएविटेबल एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। देखिए इस प्रकार से ये एबॉर्शन के टाइप दिए गए हैं। तो इसमें ऐसा पूछा गया है कि शिशु गर्भ में ही खत्म हो जाएगा और गर्भाशय के भीतर ही भीतर खत्म हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मिस्ड एबॉर्शन। अब एबॉर्शन क्या होता है देखते हैं। एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी बाय रिमूवल और एक्सपल्सन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस। एम्ब्रियो या फीटस का टर्मिनेशन एबॉर्शन कहलाता है। एबॉर्शन इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेइंग 500 ग्राम और लेस देन। देखिए एबॉर्शन को जब दूसरे टर्म में भी देखें, जब बड़े विस्तृत भाग में देखते हैं तो 500 ग्राम, कभी कभी पूछा जा सकता है कि कितने ग्राम से कम एम्ब्रियो का जो है एक्सपल्सन एबॉर्शन कहलाएगा। तो वो कहलाएगा जब एम्ब्रियो या फीटस 500 ग्राम से कम हो तो उसको एबॉर्शन बोला जाएगा। इट्स मदर व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, और उसकी कंडीशन में जो है 500 ग्राम से कम इसकी मदर से अलग होना, उस कंडीशन में जब इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो ये अलग हो जाएगा। एन एबॉर्शन अकर्स विदाउट इंटरवेंशन इज नोन एज मिसकैरेज। जब किसी इंटरवेंशन के बिना हो तो इसको हम मिसकैरेज कहते हैं या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। और ये जो है 30 से 40% प्रेगनेंसीज में देखा जा सकता है इस प्रकार का एबॉर्शन, जिसको कि मिसकैरेज बोला जाता है, जो बिना किसी इंटरवेंशन मींस बिना किसी हस्तक्षेप के होता है। अब इसमें कुछ बातें और हैं, उनको भी जरा देखते हैं। मिस्ड एबॉर्शन को देखेंगे। मिस्ड एबॉर्शन refers to a fetus that has died but is retained in the uterus, often with no signs of ensuing miscarriage। इसमें पता नहीं चलता है साइन का, मिसकैरेज का पता ही नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर वो फीटस खत्म हो जाएगा। अपरिहार्य गर्भपात, इस प्रकार के गर्भपात में जिसको कि हम लोग इंग्लिश में इसको इनएविटेबल एबॉर्शन कहते हैं, तो इस प्रकार के एबॉर्शन में ब्लीडिंग बढ़ जाती है और गर्भाशय ग्रीवा खुल जाती है। यदि ऐसा होता है तो आपकी गर्भावस्था जारी रहने की कोई संभावना नहीं है। देखिए इससे संबंधित जो एक फिगर है उससे हम देखते हैं कि इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर इनएविटेबल एबॉर्शन है, तो इसमें अब इस गर्भपात के बचने की कोई संभावना है नहीं, ये होकर ही रहेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं तर्जित गर्भपात या इनएविटेबल गर्भपात। तो इसमें देख रहे हैं ये जो गर्भाशय ग्रीवा है सर्विक्स से खुल चुकी है और इससे ब्लीडिंग भी काफी अधिक हो रही है। इस कंडीशन को बोला जाता है इनएविटेबल एबॉर्शन। यहाँ पर ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कुछ भाग देखो बाहर आ गया है, ब्लड भी आ रहा है। थ्रेटेंड एबॉर्शन में मींस खतरा है, इसमें क्या है गर्भाशय ग्रीवा नहीं खुली हुई है। और ये इनएविटेबल और इनकम्प्लीट एबॉर्शन में गर्भाशय ग्रीवा खुल चुकी है। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन मतलब संभावित गर्भपात है, गर्भपात का खतरा है। इसमें ब्लीडिंग तो हो रही है, यहाँ पे ब्लीडिंग हल्की हल्की होती है तो इस प्रकार से दर्द भी होता है। जबकि ये मिस्ड में देख रहे हैं किसी प्रकार की ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, ना ही बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट हमें आंसर पूछा गया था ये मिस्ड एबॉर्शन से संबंधित पूछा गया था। अब एबॉर्शन भी देखते हैं। तो एबॉर्शन दो प्रकार का होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। अब स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वयं हो जाए, और इंड्यूस मतलब किसी भी कारण से किया जाए, प्रेरित करके किया जाए, दवाओं से किया जाए, उसको स्पॉन्टेनियस, उसको इंड्यूस बोलेंगे। तो स्पॉन्टेनियस दो प्रकार का होता है, आइसोलेटेड और रिकरेंट। रिकरेंट मतलब होता है लगातार। अब इस आइसोलेटेड में देखते हैं कि थ्रेटेंड है, इनएविटेबल है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, मिस्ड है और सेप्टिक एबॉर्शन। ये इसके आइसोलेटेड एबॉर्शन के प्रकार दिए गए हैं। और इंड्यूस्ड मींस होता है जब किसी एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंतर्गत किया जाए या इलीगली किया जाए तो इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाता है।
यहाँ पे देखा गया है कि इस प्रकार से हम देखते हैं, इस फिगर में भी देखते हैं कि ये ब्लड आने लगा है, ब्लीडिंग होने लगी है और ये गर्भपात का खतरा है, तो यहाँ पे ये थ्रेटेंड मिसकैरेज है। इसमें देखते हैं इनएविटेबल एबॉर्शन है। इनएविटेबल एबॉर्शन में ये देखो, ये सर्विक्स खुल चुकी है, तो इसको तो अब बचाना मुश्किल ही है, ये तो बाहर ही होकर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा इनकम्प्लीट एबॉर्शन में कुछ भाग अंदर है और कुछ भाग बाहर आ गया है, ये इनकम्प्लीट मिसकैरेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस बीच पिनार्ड स्टेथोस्कोप का प्रयोग कर फीटल हार्ट साउंड का पता किया जा सकता है? Between which time can fetal heart sound be detected using Pinard stethoscope? 16 से 18 सप्ताह, 14 से 16 सप्ताह, 22 से 24 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह। देखिए, पिनार्ड स्टेथोस्कोप का मतलब होता है कि एक प्रकार का स्टेथोस्कोप होता है इस प्रकार से, जैसे ये चित्र में बताया गया है। तो ये इससे जब हम भ्रूण की गति सुनते हैं तो इसको पिनार्ड स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये हम किस समय में सुन सकते हैं? तो ये समय होता है 22 से 24 सप्ताह का। और पिनार्ड हॉर्न एक प्रकार का स्टेथोस्कोप है जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की हृदय गति को सुनने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं इस प्रकार का एक होलो स्ट्रक्चर होता है, ये इस प्रकार से होलो स्ट्रक्चर होता है और ये कान वाला भाग होता है, ये ईयर में लगा लिया जाता है, ये महिला के पेट में लगाया जाता है। तो यहाँ से जो भी भ्रूण है उसकी हृदय गति को सुना जा सकता है। तो ये टाइम पीरियड होता है 22 से 24 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है? ऑप्शन 1 ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो जो गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, यहाँ पे ये आंसर नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आफ्टर बर्थ द अम्बिलिकल वेन गेट्स कंप्रेस्ड एंड चेंजेज इनटू व्हाट फॉर्म? जन्म के पश्चात अम्बिलिकल वेन संकुचित होकर किस रूप में परिवर्तित होती है? 4 ऑप्शन है आपके लिए, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम अम्बिलिकस, लिगामेंटम टेरेस, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। अपना क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए और बताइए, कुछ सेकंड का आपके पास टाइम है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लिगामेंटम टेरेस। ये बदल जाता है, ये अम्बिलिकल वेन इसमें संकुचित होकर लिगामेंटम टेरेस में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में फीटल जब अर्थ हो जाता है तो उसके कुछ जो चेंज होते हैं उसको देखते हैं कि डक्टस आर्टीरियोसस ये चेंज हो जाती है लिगामेंटम आर्टीरियोसम में, फोरामेन ओवल ये चेंज हो जाता है फोसा ओवेलिस में, और डक्टस वेनोसस ये चेंज हो जाता है डक्टस वेनोसम में। अब इसमें यदि ये चेंज नहीं होता है तो हम लोगों ने देखा होगा एक पीडीए डिजीज भी होती है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, इस प्रकार की डिजीज होती हैं। इस प्रकार की डिजीज में जब बच्चे को सामना करना पड़ता है, उसका प्योर एंड इम्प्योर ब्लड मिल जाता है, तो जब ये चेंज नहीं हो पाती तो कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होती। तो हमको केवल इतना याद अभी रखना है कि डक्टस आर्टीरियोसस चेंज होगा लिगामेंटम आर्टीरियोसम में, फोरामेन ओवल चेंज होगा फोसा ओवेलिस में, और लगभग इसमें टाइम होगा 1 ईयर का बर्थ के बाद। डक्टस वेनोसस ये 3 से 7 दिन, जन्म के 3 से 7 दिन। तो इस फिगर के माध्यम से देखेंगे कि ये यूट्राइन बाल है, यूट्राइन बाल में कोरियोनस ब्लस है, विलस है, ये कोरियोन है, ये मैटरनल ब्लड हो गया, ये यूट्राइन आर्टरी हो गई और यूट्राइन वेन हो गई है। यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन होती हैं। इस प्रकार से इसमें प्लेसेंटा के द्वारा सप्लाई होगी ब्लड की। अब इस पे चलते हैं कि प्लेसेंटा का रोल तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी पोषण होता है और ऑक्सीजन होती है इसको फीटस तक पहुंचाना प्लेसेंटा का मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित एक मां द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अनियंत्रित रोना, मतिभ्रम या हेल्यूसिनेशन, विमोह या डिल्यूजन, भ्रम या कंफ्यूजन। तो जो भी प्रसवोत्तर अवसाद होते हैं, प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन से पीड़ित एक मां द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित किया जाता है वो होता है अनियंत्रित रोना। इसमें ऐसा क्यों होता है यहाँ पे देखते हैं।
अनियंत्रित रोना। प्रसव एक कठिन और थका देने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था के दौरान एक महिला बहुत सारे हार्मोनल, शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरती है। मां के पारिवारिक और पारस्परिक दुनिया में जबरदस्त बदलाव होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद एक मां खुशी और आनंद से लेकर उदासी और रोने के दौर तक कई तरह की भावनाओं का अनुभव कर सकती है। उदासी और आंसू की इन भावनाओं को बेबी ब्लूज कहा जाता है। ये प्रसव के बाद पहले 2 हफ्तों में कम हो जाती हैं। लगभग 7 में से एक महिला को प्रसवोत्तर अवसाद, जिसको कहते हैं पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, जबकि बेबी ब्लूज का अनुभव करने वाली महिलाएं जल्दी ठीक हो जाती हैं। पीपीडी लंबे समय तक रहता है और महिलाओं की सामान्य कार्य करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसके द्वारा प्रसव की तृतीय अवस्था समाप्त होती है? बच्चे के जन्म के 2 घंटे बाद, बच्चे के जन्म पर, प्लेसेंटा की डिलीवरी पर, सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण पर। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो जो भी प्रसव की 3rd स्टेज है, हम लोग जानते हैं कि प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो 4th तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, जो इसकी जो फंडामेंटल स्टेज होती है वो 3 ही होती हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है, ये तीसरी अवस्था बच्चे के जन्म पर समाप्त हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के जन्म पर। अब जिसको भी इस प्रकार की पीडीएफ यदि चाहिए हो तो ये यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे कनेक्ट करके वो पीडीएफ इसको प्राप्त कर सकता है, या टेलीग्राम में जुड़ सकता है। ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम में आप सर्च करिए कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस, इसके द्वारा ये सारी पीडीएफ उस पर अपलोड है। थैंक यू।